नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं मॉड्यूलेशन। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे मॉड्यूलन क्या होता है, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों है, इसके साथ में मॉड्यूलन के प्रकार भी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम आयाम मॉड्यूलन के बारे में विस्तृत चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलन क्या होता है। दोस्तों, हमने देखा है, पढ़ा है कि जो संचार तंत्र होता है उसमें प्रेषी से ग्राही तक हम संकेतों को भेजते हैं। जो मूल संकेत हैं उन्हें हम सीधे प्रेषी से ग्राही तक प्रक्षेपित नहीं कर सकते, सीधे नहीं भेज सकते, क्योंकि उनकी आवृत्ति कम होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है। इसलिए उन्हें हम सीधे ही जो वास्तविक संकेत हैं, मूल संकेत हैं, उन मूल संकेतों को सीधे प्रेषी से ग्राही तक नहीं भेज सकते। तो क्या करना पड़ता है कि जो मूल संकेत होते हैं जिनकी आवृत्ति कम होती है, उनकी आवृत्ति को बढ़ाते हैं और निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम मॉड्यूलन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहा जाता है। जिस उपकरण के जरिए निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में बदला जाता है उसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं, उसे मॉड्यूलेटर कहा जाता है। तो मॉड्यूलन क्या है एक बार सुन लीजिए कि प्रेषी से ग्राही तक हम निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को सीधे नहीं भेज सकते, क्योंकि उनकी ऊर्जा कम होती है। उनके लिए जो प्रेषी एंटीना है उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा चाहिए। इसलिए उन निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में कन्वर्ट करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति वाले मूल संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में बदला जाता हो, मॉड्यूलन कहलाती है। उस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलन कहते हैं तथा निम्न आवृत्ति वाले संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में बदलने वाला उपकरण मॉड्यूलेटर कहलाता है। अर्थात मॉड्यूलन की जो प्रक्रिया है वो मॉड्यूलेटर द्वारा संपन्न होती है। अब देखिए, जो मॉड्यूलेटर है वो कैसे कन्वर्ट करता है और मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मॉड्यूलन की। तो मॉड्यूलन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें निम्न आवृत्ति वाले मूल संकेतों को उच्च आवृत्ति वाले संकेतों में बदला जाता हो, उस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलन कहते हैं, मॉड्यूलन कहलाती है। उस प्रक्रिया को हम मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन की प्रक्रिया करने वाला जो उपकरण है उसको हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉड्यूलन की जो प्रक्रिया है वो मॉड्यूलेटर द्वारा संपन्न होता है। तो मॉड्यूलन करने वाला उपकरण मॉड्यूलेटर कहलाता है, मॉड्यूलेटर कहलाता है। अब देखिए, हम यहां पर चर्चा करते हैं कि मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों है, मॉड्यूलन की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर यहां पर चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं मॉड्यूलन की आवश्यकता, मॉड्यूलन क्यों जरूरी है।
मॉडुलन की आवश्यकता। मॉडुलन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले तो है हमारे पास में संकेतों की ऊर्जा, जो हम संकेत भेजते हैं उनकी ऊर्जा कम होती है और कम ऊर्जा वाले संकेत लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। प्रेषी से ग्राही के मध्य की दूरी यदि बहुत ज्यादा है तो निम्न आवर्ती वाले संकेतों को अर्थात निम्न ऊर्जा वाले संकेतों को लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते, इसलिए उसका मॉडुलन करना पड़ता है। तो आवर्ती कम है तो उनकी ऊर्जा भी कम होगी, ऊर्जा कम है तो वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। तो मैं अब एक एक बिंदु को आप लोगों को मैं समझा देता हूं। यहां पर मॉडुलन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला जो बिंदु है वो है संकेतों की ऊर्जा। देखिए, किसी भी संकेत की जो ऊर्जा होती है उसको हम E बराबर h न्यू से लिख सकते हैं। E बराबर h न्यू से पुट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि आवर्ती कम है तो उन संकेतों की ऊर्जा भी कम होगी। आवर्ती कम है तो ऊर्जा भी कम, और कम ऊर्जा वाले संकेत लंबी दूरी तय नहीं करते, इसलिए हम उन्हें उच्च ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमें आवर्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो देखिए, न्यू कम मतलब आवर्ती कम, तो E कम होगा, E कम होगा। न्यू कम है तो E भी कम होगा, जिससे जो संकेत है वो माध्यम में लंबी दूरी तय नहीं कर पाते। ऊर्जा को अधिक करने के लिए, E का मान अधिक करने के लिए, E का मान अधिक करने के लिए न्यू बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऊर्जा यदि अधिक चाहते हैं तो आपको न्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, न्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो न्यू बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम मॉडुलन कहते हैं। तो न्यू बढ़ाना पड़ेगा अर्थात मॉडुलन की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो था मॉडुलन की आवश्यकता में हमारा पहला बिंदु। और दूसरा है एंटीना की ऊंचाई। एंटीना की जो ऊंचाई है वो तरंगदैर्घ्य के चौथे हिस्से के बराबर तो होनी चाहिए। जो प्रेषी एंटीना हम यूज में लेते हैं संचार तंत्र में, उस प्रेषी एंटीना की ऊंचाई कम से कम जो तरंगदैर्घ्य है उसके चौथे हिस्से के बराबर। जैसे संकेतों की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है तो लैम्बडा बट्टे में 4 ऊंचाई तो होनी ही चाहिए। यदि हम निम्न आवर्ती वाले संकेत रखते हैं तो लैम्बडा का मान अधिक होगा, जिससे एंटीना की ऊंचाई भी अधिक रखनी पड़ेगी। लेकिन हम व्यवहारिक रूप में एक सीमा से अधिक एंटीना की ऊंचाई भी नहीं रख सकते। एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे मॉडुलन की आवश्यकता क्यों है। इसका दूसरा जो बिंदु है वो है एंटीना की ऊंचाई। एंटीना की ऊंचाई कम से कम λ/4 होनी चाहिए। एंटीना की ऊंचाई λ/4 होनी चाहिए। लैम्बडा जहां जो संकेत हम भेज रहे हैं उनकी तरंगदैर्घ्य है। मैं यहां पर इन बिंदुओं को शॉर्ट में समझा रहा हूं, इनकी जो थ्योरी है वो पूरी डिटेल से पुट नहीं कर रहा हूं, आप इनको समझ लेंगे। और यदि आपको पूरी थ्योरी चाहिए तो हमने इस वीडियो में मोबाइल नंबर दिए हैं, उन पर आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, आपको पूरे हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप उन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करें। मैं यहां पर वो नंबर भी पुट कर देता हूं जिन पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप करें और इन नंबरों से आप सभी चैप्टर्स के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इनको, मैं यहां पर अब शॉर्ट में समझा देता हूं। क्या है, एंटीना की जो ऊंचाई है वो कम से कम λ/4 तो होनी चाहिए, जहां जो लैम्बडा है वो संकेतों की तरंगदैर्घ्य है। संकेतों की तरंगदैर्घ्य का चौथा हिस्सा तो होना ही चाहिए। अब जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो संकेत हैं
उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। मूल जो संकेत है उनकी आवृत्ति कितनी है? मूल संकेत की जो आवृत्ति है, संकेत की आवृत्ति, मूल संकेत की आवृत्ति हम कंसीडर कर लें कि भाई 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाले मूल संकेत हैं। तो हमारे पास में लैम्बडा बराबर क्या आएगा? C अपॉन में न्यू। C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, न्यू का मान 20, तो यहां से ये आगे 1.5 गुणा 10 की घात 7 मीटर। और एंटीना की ऊंचाई कितनी आ गई है? देखो यहां से एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की जो ऊंचाई है वो तरंग दैर्ध्य के चौथे हिस्से के बराबर तो होनी चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य के चौथे हिस्से के बराबर यदि यहां से आप देखेंगे तो इसको हम 1.5 गुणा 10 की घात 7 बट्टे में 4, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 15 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3.75 गुणा 10 की घात ये 6 मीटर रह गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां से ये जो ऊंचाई है वो व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। इतना ऊंचाई का एंटीना बनाना संभव नहीं है। तो इतना ऊंचा एंटीना हो नहीं सकता, व्यवहारिक रूप में नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाले यदि संकेत हैं तो उनको हम लंबी दूरी तक प्रेषित नहीं कर सकते, उन्हें हम लंबी दूरी तक नहीं भेज सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा कम करना पड़ेगा। लैम्बडा कम होगा तो जो एंटीना है उसकी ऊंचाई भी कम हो जाएगी। एंटीना की ऊंचाई यदि आपको कम करनी है तो लैम्बडा कम करना पड़ेगा। लैम्बडा कम करने के लिए हमें आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। देखो यहां पर लैम्बडा कम होगा तो एच भी कम हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा कम होगा तो एच भी कम हो जाएगा। और लैम्बडा को जब कम करना है तो न्यू को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात मॉडुलन करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसका मॉडुलन कर दिया तो और जो मॉडुलित संकेत हैं, मॉडुलित संकेत, मॉडुलन के पश्चात जो 20 हर्ट्ज आवृत्ति वाले संकेत हैं उनकी आवृत्ति हम कंसीडर कर लें 1 मेगाहर्ट्ज हो गई है। 1 मेगाहर्ट्ज हो गई है मॉडुलन के पश्चात। तो लैम्बडा, आप देखो नया लैम्बडा जो कितना आएगा? C अपॉन में न्यू, तो यहां C का मान है 3 गुणा 10 की घात 8, न्यू का मान है 10 की घात 6, तो यहां से ये आ गया हमारे पास में 300 मीटर। 300 मीटर आ गया। तो यहां से जो एंटीना है, प्रेसी एंटीना, एंटीना की ऊंचाई, एंटीना की ऊंचाई कितनी रह गई है? H बराबर लैम्बडा बट्टे में 4, लैम्बडा का मान है 300, 300 बट्टे में 4, और ये हमारे पास में आ गया है 75 मीटर। तो 75 मीटर ऊंचा तो हम एंटीना बना सकते हैं, ये तो व्यवहारिक रूप में पॉसिबल भी है। लेकिन इतना ऊंचा एंटीना बनाना संभव नहीं है। इस ऊंचाई का एंटीना हम बना सकते हैं। इस ऊंचाई का एंटीना यदि बनाना है तो पहले आवृत्ति बढ़ाकर आपको 1 मेगाहर्ट्ज की कोटि की करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें एंटीना की ऊंचाई कम रखें, इसके लिए मॉडुलन की आवश्यकता पड़ती है। जो संकेत है उनकी आवृत्ति बढ़ानी पड़ती है। अब हम देखेंगे इसका जो तीसरा बिंदु है वो है कि जो हम एंटीना यूज लेते हैं, उस एंटीना से जो संकेत उत्सर्जित होते हैं उनके प्रभावी शक्ति विकिरण, उसके लिए भी हमें मॉडुलन की आवश्यकता पड़ती है, मॉडुलन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मॉडुलन की आवश्यकता है, उसका जो तीसरा बिंदु है वो अब हम यहां पर देख लेते हैं कि जो एंटीना होता है उससे जो विकिरणें उत्सर्जित होती है उनकी जो प्रभावी शक्ति होती है वो अधिक होनी चाहिए, और उस शक्ति का मान तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार इसको समझ लीजिए कि जो संकेत हम प्रेषित से ग्राही तक भेज रहे हैं उनकी ऊर्जा उच्च होनी चाहिए, एंटीना की ऊंचाई व्यवहारिक होनी चाहिए, इसलिए मॉडुलन की आवश्यकता पड़ी। तीसरा जो रीजन है कि मॉडुलन क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, उसके लिए है कि जो विकिरणें प्रेषित एंटीना से उत्सर्जित हो रही है उन विकिरणों की जो ऊर्जा है, उन विकिरणों की जो शक्ति है वो अधिक होनी चाहिए।
और जो शक्ति का मान है वो तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शक्ति अधिक होनी चाहिए और शक्ति का मान तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तरंगदैर्घ्य जितनी ज्यादा होगी शक्ति उतनी ही कम होगी, और कम शक्ति वाली विकिरणें हैं वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगी। तो हमें शक्ति बढ़ाने के लिए तरंगदैर्घ्य कम करना पड़ेगा, और तरंगदैर्घ्य कम तभी होगा जब हम आवर्ती बढ़ाएंगे। तो इसीलिए मॉडुलन की आवश्यकता पड़ती है। आवर्ती बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम मॉडुलन कहते हैं। इसको मैं पुट कर रहा हूं यहां पर। तो तीसरा हमारे पास में जो बिंदु है मॉडुलन की आवश्यकता के लिए, वो है कि किसी एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण, किसी एंटीना द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण। देखो इससे आप समझ लीजिए कि जो एंटीना है, प्रेषी एंटीना है, उससे उत्सर्जित जो विकिरणें हैं उनकी शक्ति तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होनी चाहिए। P अधिक के लिए, P का मान मतलब जो शक्ति है उसका मान अधिक रखना है के लिए लैम्बडा कम करना पड़ता है, लैम्बडा कम करना होगा, और लैम्बडा कम करने के लिए न्यू बढ़ाना पड़ेगा। लैम्बडा कम करने के लिए न्यू बढ़ाना पड़ेगा, आवर्ती बढ़ानी पड़ेगी, और न्यू बढ़ाने के लिए मॉडुलन की आवश्यकता होगी। न्यू बढ़ाने के लिए मॉडुलन की आवश्यकता होगी, मॉडुलन की आवश्यकता होती है। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम किसी एंटीना की जो प्रभावी शक्ति है वो अधिक रखेंगे, अधिक रखने के लिए लैम्बडा कम रखेंगे, लैम्बडा कम रखने के लिए आवर्ती अधिक रखेंगे, और आवर्ती अधिक करने के लिए हमें मॉडुलन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये था तीसरा रीजन। अब मैं यहां पर चौथा रीजन पुट कर रहा हूं कि देखिए जो प्रेषित्र होते हैं, विभिन्न प्रेषित्र होते हैं, बहुत सारे प्रेषित्र होते हैं, और वो अपने जो संकेत हैं वो प्रेषी से ग्राही तक भेजते हैं। यदि सभी की आवर्ती कम है तो उन संकेतों का अध्यारोपण हो जाएगा, वो आपस में मिल जाएंगे, और जो संकेत जिस व्यक्ति के पास में पहुंचना चाहिए वो उसके पास में न पहुंचकर किसी दूसरे के पास में पहुंच जाता है। तो उन संकेतों को डिफरेंट करने के लिए, अलग अलग सेपरेट करने के लिए विभिन्न जो प्रेषित्र हैं उनकी एक निश्चित आवर्ती प्रास निर्धारित कर दी जाती है कि ये वाला जो प्रेषित्र है इस आवर्ती वाली तरंगों को प्रक्षेपित करेगा। दूसरा जो प्रेषित्र है उनको भी एक निश्चित बैंड दे देते हैं आवर्ती का कि आप यहां से लेकर यहां आवर्ती वाले तरंगों को प्रेक्षित कीजिए। तो वो अपनी निश्चित प्रास वाली तरंगों को ही प्रेक्षित करते हैं, भेजते हैं। यदि उनकी आवर्ती कम है, सभी की आवर्ती कम है, तो वो आपस में मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। तो प्रेषी से ग्राही तक जो संकेत पहुंचेंगे वो आपस में अध्यारोपित होकर किसी के पास में चाहिए तो जाएंगे किसी और के पास में। तो इसलिए उनकी आवर्ती बढ़ा देते हैं, और फिर उनको आवर्ती बढ़ाकर एक निश्चित आवर्ती का बैंड दे देते हैं कि आप, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि हम जैसे रेडियो चला रहे हैं तो रेडियो पर अलग अलग चैनल आते हैं। जैसे आकाशवाणी का जयपुर अजमेर के अंदर भी होता है, सूरतगढ़ के अंदर भी है, जोधपुर भी है। तो ये अलग अलग आकाशवाणी है। तो ऐसा तो नहीं होता कि चलते चलते जोधपुर वाले में जयपुर आ जाए, जयपुर वाले में सूरतगढ़ आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जोधपुर वाले को एक फिक्स आवर्ती का बैंड दिया हुआ होता है कि आप इस आवर्ती की तरंगों को भेजिए। हमारा जो रेडियो होता है उन आवर्ती वाली तरंगों को ही प्रेक्षित करता है, तो जोधपुर का चैनल आ जाता है। उससे आवर्ती यदि हम कम ज्यादा करते हैं तो दूसरे चैनल आते जाएंगे। ऐसा होता है। जब आवर्ती समान होती है, समसवरित होता परिपथ अनुनाद की स्थिति में हमें चैनल से आने वाली तरंगें प्राप्त होती है, और उस स्थिति में जो भी
संकेत हैं वो हमारे तक पहुंच पाते हैं। तो विभिन्न प्रेषित्रों से जो संकेत हम भेजते हैं वो आपस में अध्यारोपित नहीं हो, वो आपस में मिले नहीं, इसके लिए भी हमें उन तरंगों की आवृत्ति ज्यादा करनी पड़ेगी, और ज्यादा करने के लिए हमें मॉडुलन की आवश्यकता है। तो ये चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है कि विभिन्न जो प्रेषित्र होते हैं उनकी आवृत्ति यदि कम है तो वो आपस में अध्यारोपित हो जाएंगे, और अध्यारोपित न हो इसके लिए हमें उनकी आवृत्ति बढ़ा देते हैं, मॉडुलन कर देते हैं। मैं चौथा बिंदु यहां पर पुट कर रहा हूं। जो चौथा बिंदु है वो है विभिन्न प्रेषित्रों से प्राप्त सिग्नलों का मिश्रण। विभिन्न प्रेषित्रों, यदि एक से अधिक प्रेषित्र होते हैं से प्राप्त संकेतों का मिश्रण हो जाता है। जब आवृत्ति कम रखी जाती है तो उन संकेतों का मिश्रण हो जाता है, वो आपस में मिल जाते हैं, इसलिए हमें मॉडुलन की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं कि जो मॉडुलन है वो कितनी प्रकार का होता है। ये तो थी मॉडुलन की जरूरत क्यों है, हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा की। इसके पश्चात अब हम यहां पर देख लेते हैं मॉडुलन कितनी प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, मॉडुलन 3 प्रकार का होता है। मॉडुलन कितनी प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। मैं यहां पर पुट कर देता हूं। अगला जो हमारा इसी मॉडुलन का ही पार्ट है, मॉडुलन के प्रकार। मॉडुलन के प्रकार, मॉडुलन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है आयाम मॉडुलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और इसे हम शॉर्ट में AM कहते हैं। आयाम मॉडुलन, शॉर्ट में इसे AM कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाएगा। दूसरा है आवर्ती मॉडुलन। आपने रेडियो में भी ऐसे चैनल देखे होंगे, AM, FM, SW, SW2, तो वो सारे के सारे मॉडुलन के पश्चात प्राप्त होने वाले संकेतों से ही बनते हैं। AM चैनल का नाम है, इसका मतलब है कि उस पर जो तरंगे आ रही है वो आयाम मॉडुलित होकर आ रही है। दूसरा जो मॉडुलन का प्रकार है वो है आवर्ती मॉडुलन, इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, FM जिसे कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, FM तो आपने नाम सुना होगा और FM रेडियो के बारे में भी जानते होंगे। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है कला मॉडुलन। कला मॉडुलन को हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसे PM से लिखा जाता है, PM से इसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मॉड्यूलेशन है वो कैसे प्राप्त होते हैं वो अब यहां पर देख लेते हैं। देखिए, हम एक एक करके इन आयाम, आवर्ती और कला मॉडुलन से प्राप्त होने वाले जो निर्गत संकेत हैं उनको यहां पर देख लेते हैं। मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं निर्मित कर रहा हूं वाहक तरंग संकेत। वाहक तरंग संकेत का मतलब क्या है कि जो उच्च आवृत्ति वाले संकेत होते हैं और वही संकेत मॉडुलन की प्रक्रिया में निम्न आवृत्ति वाले संकेतों के साथ में अध्यारोपित होते हैं। तो ये तो है वाहक तरंग संकेत, जिसको हम कैरियर वेव सिग्नल कहेंगे, C से कहा जाएगा। यह वाहक तरंग, वाहक तरंग। इस वाहक तरंग की जो आवृत्ति होती है वो उच्च होती है। वाहक तरंग, यहां पर आप देखेंगे कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या इसमें काफी ज्यादा होती है। इस तरीके से मैं वाहक तरंग का निर्माण कर रहा हूं। ये वाहक तरंग है और इस वाहक तरंग की जो आवृत्ति है वो उच्च है, काफी ज्यादा है। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या है
वो अधिक है। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ये हमने दिखाई है वाहक तरंग। अब हम बात करते हैं यहां पर जो निम्न आवर्ती वाला संकेत है, जिसे हम मूल संकेत भी कहते हैं, जिसका मोडुलन किया जाना है, मोडुलक तरंग उसे हम कहेंगे, और उसे m ऑफ t से लिखा जाएगा। c ऑफ t का मतलब है ये t पर डिपेंड करता है, c का मान, ये इसका ताक्षणिक मान है। अब यहां पर जो मोडुलक तरंग होती है उसका आयाम होता है कम, उसका आयाम होता है कम। इस तरीके से मोडुलक तरंग होती है। अब इसे मोडुलक तरंग से हमें मोडुलन जब हम करते हैं तो ये दोनों तरंगें आपस में मिलती है, वाहक तरंग और मोडुलक तरंग। और जब ये दोनों आपस में मिलती है तो हमें एक नई तरंग मिलती है और उसे हम मोडुलित तरंग कहेंगे। देखो, वाहक तरंग, मोडुलक तरंग, और अब जो हमें मिलेगी वो है मोडुलक, मोडुलक तरंग। देखो कैसे, हम मोडुलन को 3 भागों में डिवाइड कर चुके हैं, आयाम, आवर्ती और कला मोडुलन। तो किस टाइप की तरंगें प्राप्त होती है देख लीजिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहां पर आयाम मोडुलन की। आयाम मोडुलित जो तरंगें होती है उनको हम, देखिए ये है आयाम मोडुलित, आयाम मोडुलित CM से इसे हम पुट करेंगे। देखिए इनकी जो इनका जो आयाम है वो लगातार चेंज होगा, आयाम लगातार बदलेगा। इस तरीके से आयाम चेंज होता है। देखिए कैसे, पहले आयाम, आवर्ती तो इनकी उच्च होती है लेकिन आयाम इनका लगातार चेंज हो रहा है, अधिकतम होता है फिर कम होता है। इस तरीके से आयाम है वो लगातार बदलेगा, चेंज होगा। आवर्ती इसकी अधिक होती है लेकिन आयाम लगातार चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के मोडुलन को हम आयाम मोडुलन कहते हैं। इस प्रकार के मोडुलन को क्या कहा जाता है? आयाम मोडुलन कहा जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आयाम है वो लगातार चेंज हो रहा है, जबकि जो आवर्ती है वो उच्च ही है। आवर्ती तो अत्यधिक है। जब ये दोनों तरंग, इन दोनों का जब हम मोडुलन करवाते हैं, आयाम मोडुलन, तो ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होकर इस प्रकार की नई तरंग का निर्माण करती है, जिसको हम आयाम मोडुलित तरंग कहेंगे। और उसका आयाम इस तरीके से बदलेगा, इस तरीके से चेंज होगा। फिर आप देखिए, हम इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास में आवर्ती मोडुलन, FM मोडुलित तरंग है ये। और FM वाली जो तरंग है इसका जो आयाम है वो तो नियत रहेगा, आयाम है वो नियत रहता है, लेकिन जो आवर्ती है वो समय के रेस्पेक्ट बदलेगी। आवर्ती है उसका मान समय के रेस्पेक्ट चेंज होगा। तो इस प्रकार के मोडुलन को हम आवर्ती मोडुलन कहेंगे। देखिए एक बार डायग्राम से समझ लेंगे कि यहां पर जो आवर्ती है वो है उच्च, और थोड़ी देर पश्चात इसकी आवर्ती हो जाती है कम, फिर थोड़ी देर पश्चात इसकी आवर्ती फिर से बढ़ने लगती है, और फिर आवर्ती हो जाती है अधिकतम, फिर आवर्ती फिर से कम होने लगती है। तो इस तरीके का यदि ग्राफ आपको प्राप्त होता है, इस प्रकार की यदि तरंगें प्राप्त होती है, तो उस मोडुलन को हम आवर्ती मोडुलन कहेंगे। इसे हम आवर्ती मोडुलन कहते हैं। ये FM के पश्चात जो तरंगें प्राप्त होती है तो इनकी आवर्ती भी उच्च ही होती है। कहीं कहीं पर इनका समय के रेस्पेक्ट इनकी आवर्ती बदलती रहती है, पर उच्च आवर्ती वाले संकेत भी हमें मिल जाते हैं। इसके पश्चात जो कला मोडुलन है, देखो कला का मान बदल रहा, आवर्ती का मान बदलता है तो कला का मान भी बदलता है। तो कला मोडुलन में भी इसी प्रकार के ही निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। तो आवर्ती मोडुलन में भी ऐसे ही संकेत प्राप्त होंगे, और PM एजडिस तो नहीं कह सकते, बट इसी टाइप के ही प्राप्त होते हैं।
तो कला मॉडुलन और आवर्ती मॉडुलन के अंदर है, देखो आवर्ती मॉडुलन का मतलब है कि आवर्ती का मान समय के रेस्पेक्ट बदलता है। कला मॉडुलन का मतलब है कि जो ओमेगा टी होता है, कोण होता है, उसका मान समय के रेस्पेक्ट बदलता है, जबकि आयाम नियत रहता है। तो कला और आवर्ती मॉडुलन के जो निर्गत संकेत है वो दिखने में एक जैसे ही होते हैं, जबकि आयाम मॉडुलन में आयाम समय के रेस्पेक्ट बदलता है और इस प्रकार के निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे मॉडुलन के प्रकार और उनसे प्राप्त होने वाली निर्गत तरंगें, निर्गत संकेत। अब हम यहां पर इस वीडियो में आयाम मॉडुलन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आयाम मॉडुलन को हम संपूर्ण जो आयाम मॉडुलन है उससे किस प्रकार की निर्गत संकेत, निर्गत तरंगें प्राप्त होती है, वो हम यहां पर अब देखने वाले हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं आयाम मॉडुलन। देखिए अब हम आयाम मॉडुलन के बारे में चर्चा करेंगे। आयाम मॉडुलन कब होगा, कैसे होगा? हमारे पास में है वाहक तरंग, और वाहक तरंग के आयाम में मॉडुलक तरंग के तात्क्षणिक मान को ऐड कर दीजिए, आयाम मॉडुलन हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में वाहक तरंग है जिसकी आवृत्ति उच्च है, एक मॉडुलक तरंग है जिसकी आवृत्ति निम्न है, उसे हम उच्च आवृत्ति में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आयाम मॉडुलन यदि आप करना चाह रहे हैं तो वाहक तरंग के आयाम में मॉडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो हमें आयाम मॉडुलित संकेत प्राप्त होंगे। कैसे समझेंगे एक एक करके। हमारे पास में है वाहक तरंग, और उस वाहक तरंग के आयाम में, वाहक तरंग के आयाम में आप जोड़ दीजिए, वाहक तरंग के आयाम में मॉडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान, मॉडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान। तो हमें जो तरंग, जो प्रोसेस होगी उसको तो हम कहेंगे आयाम मॉडुलन, और उस प्रोसेस से हमें आयाम मॉडुलित तरंग प्राप्त होगी, आयाम मॉडुलित तरंग। आयाम मॉडुलित तरंग में हमें जो तरंग मिलती है उसका कला, कोण और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जितनी आवृत्ति वाहक तरंग की होती उतनी ही आवृत्ति वाली और उतनी ही कला कोण वाली संकेत प्राप्त होंगे, लेकिन उसका जो आयाम है वो समय के रेस्पेक्ट बदलेगा। अभी जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आयाम मॉडुलित तरंग के अंदर किस तरीके से जो आयाम है वो बदलता है। तो हम यहां पर कंसिडर करेंगे कि हमारे पास में ये कोई वाहक तरंग है, वाहक तरंग का तात्क्षणिक मान, वाहक तरंग के तात्क्षणिक मान को हम c ऑफ t से पुट कर रहे हैं, जिसे हम ac sin ओमेगा c t से पुट कर देंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे मॉडुलक तरंग, तो मॉडुलक जो तरंग है उसको हम m ऑफ t से पुट कर रहे हैं, इसका आयाम am, उसकी आवृत्ति ओमेगा m, ये है आयाम मॉडुलन से, आयाम मॉडुलन से। देखिए आयाम मॉडुलन से जो नई तरंग प्राप्त होगी उसको cm ऑफ t से पुट कर देंगे, जो कि कैसे प्राप्त होगी वो समझ लीजिए कि ये जो वाहक तरंग का आयाम है ac, उसमें आप m ऑफ t को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया तो हमें मिल जाएगा आयाम मॉडुलित तरंग। ये तो साइन ओमेगा सी टी तो वैसे ही है, एसी में बस केवल m ऑफ टी और जोड़ दिया हमने, तो ये मिल गई हमें आयाम मॉडुलित तरंग। सी एम ऑफ टी इक्वल टू कितना आ रहा है, एसी प्लस इसका जो मान है m ऑफ टी का वो है am
साइन ओमेगा एम टी ये आ चुका है। यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी एम ऑफ टी इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एम साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी ये हमारे पास में आ चुका है। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, देखिए मैं इसको ऊपर नीचे ए सी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस ए एम अपॉन ए सी इसको हम म्यू से पुट करेंगे जिसे मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है। देखिए इसके साथ में मैं 2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी ये हमारे पास में आ चुका है। यहां पर हम 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि cos a माइनस बी, मैं पहले फॉर्मूला पुट कर देता हूं, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए 2 साइन a साइन b बराबर होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए सी एम ऑफ टी क्या मिल रहा है, सी एम ऑफ टी इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी, ए सी साइन ओमेगा सी टी फिर प्लस में यहां से ये आ गया है इस ए एम अपॉन ए सी इसको हम कहेंगे म्यू, और ये है ए सी बट्टे में 2, और इसको हम इस फॉर्मूले की सहायता से खो लेते हैं। तो cos a माइनस बी, तो यहां पर ये ए कंसीडर कर लें, ये गुणा में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये मैं ए कंसीडर इसलिए कर रहा हूं कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, इसलिए। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया है cos a माइनस बी के अकॉर्डिंग है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस cos ओमेगा सी माइनस, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी ये हमारे पास में तरंग आ चुकी है। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी एम ऑफ टी इक्वल टू आ चुका है ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू ए सी अपॉन 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस म्यू ए सी अपॉन 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो तरंग मिली है यह है आयाम मोडुलित तरंग का समीकरण, यह है आयाम मोडुलित तरंग, आयाम मोडुलित तरंग। अब इस आयाम मोडुलित तरंग के अंदर देखेंगे 3 तरंगें हैं, एक ये दूसरी और ये तीसरी। 3 तरंगों के अध्यारोपण से हमें आयाम मोडुलित तरंग प्राप्त होती है, और इनकी आवर्ती देखिए, ये इसकी आवर्ती तो है ओमेगा सी जो कि वाहक तरंग की आवर्ती ही है, वाहक तरंग की आवर्ती ही है दोस्तों। इसकी जो आवर्ती है वो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसको हम निम्न पार्श्व आवर्ती कहते हैं, इसे यूएसबी भी कहा जाता है, निम्न पार्श्व बैंड जिसे कहा जाता है, निम्न पार्श्व आवर्ती, निम्न पार्श्व आवर्ती जिसे कहा जाता है। ये जो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है इसको हम उच्च पार्श्व आवर्ती भी कहते हैं, उच्च पार्श्व
आवर्ती, इसकी जो आवर्ती है वो जो वाहक तरंग है उसकी आवर्ती से थोड़ी सी अधिक, इसकी जो आवर्ती है वो वाहक तरंग की आवर्ती से थोड़ी सी कम। तो इसकी आवर्ती वाहक तरंग के बराबर, इसकी वाहक तरंग से कम, इसकी वाहक तरंग से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये तीन तरंगें मिलती है और इन तरंगों की जो आवर्ती है वो ओमेगा सी के लगभग बराबर होती है, क्योंकि ओमेगा एम तो काफी छोटा है। एक तरंग की तो वाहक तरंग के समान ही होती है, दूसरी की आवर्ती वाहक तरंग से थोड़ी सी कम और तीसरी की वाहक तरंग की थोड़ी सी अधिक। इसके साथ में अब यहां पर हम पुनः चर्चा करते हैं इस मॉडुलन सूचकांक की। ये जो म्यू है वो है am अपॉन में ac, am अपॉन में ac, और इसे हम देखिए किस तरीके से पुट कर सकते हैं। a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम बट्टे में a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम, इस तरीके से हम मॉडुलन सूचकांक को लिख सकते हैं। इसे मॉडुलन सूचकांक कहा जाता है और इस पर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मॉडुलन सूचकांक, इसको आप समझ लो एक बार कि am तो है मॉडुलक तरंग का आयाम जो हमने शुरू में ली है, ये है मॉडुलक तरंग, इसका आयाम है। ac है वाहक तरंग का आयाम। अब इसे हम दूसरे फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं, a मैक्सिमम माइनस a मिनिमम अपॉन a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। ये जो a मैक्सिमम है वो am प्लस ac बट्टा 2 होता है और ये है am ac माइनस am बट्टे में 2 के इक्वल। तो इन दोनों से जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आएगा। चलिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं। a मैक्सिमम प्राप्त होता है ac प्लस am बट्टे में 2 से, और a मिनिमम प्राप्त होगा ac माइनस am बट्टे में 2 से। यहां पर आप देखेंगे ये तो है मॉडुलन सूचकांक, इसके साथ में इन तरंगों का आयाम और आवर्ती साथ में ग्राफ निरूपण हम यहां पर देख लेते हैं। इसके साथ में आयाम मॉडुलन के लिए हम प्रेसी और ग्राही का जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी हम अब यहां पर देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम आवर्ती तथा इन तरंगों के आयाम के मध्य ग्राफ देख लेते हैं। हमने देखा है कि आयाम मॉडुलन से हमें 3 प्रकार की तरंगें प्राप्त होती हैं, जिनकी आवर्ती ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होती है। इन तरंगों के आयाम तथा आवर्ती के मध्य ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए कैसा ग्राफ प्राप्त होता है। एक तरफ हम ले लेते हैं आयाम, यहां पर इस तरफ हमने लिया है आयाम और दूसरी तरफ हमने ली है आवर्ती। तो देखेंगे आप जब आवर्ती का मान ओमेगा सी के इक्वल होता है तो जो आयाम है वो हमें AC के इक्वल, जो हमने 3 तरंगें आप लोगों को दिखाई है उनमें से जो पहली तरंग है उसका आयाम AC के इक्वल होता है जब आवर्ती उसकी ओमेगा सी होती है। दूसरी तरंग है उसकी आवर्ती ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम के इक्वल और उसका जो आयाम होता है वो 1/2 म्यू AC के बराबर होता है, म्यू AC। और जो तीसरी तरंग है उसका आयाम भी इतना ही होगा जब उसकी आवर्ती ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम के इक्वल होती है। तो ये ग्राफ है आयाम तथा आवर्ती के मध्य उन आयाम मॉडुलित तरंगों के आयाम और आवर्ती के मध्य ग्राफ। अब यहां पर हम देख लेते हैं आयाम मॉडुलन के ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम प्रचित्र का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो आयाम मॉडुलन में प्रचित्र का आयाम मॉडुलन के प्रचित्र का ब्लॉक आरेख। तो देखिए क्या होता है
यहां से ट्रांसड्यूसर के जरिए, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो मूल संकेत हैं उनको उचित संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, जिन रेडियो संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, तो उन संकेतों को हम मोडुलक संकेत कहेंगे। मोडुलक संकेत, मोडुलक तरंगे। दूसरी तरफ हम ले रहे हैं वाहक तरंगे, वाहक संकेत। मोडुलक संकेत हैं, उन्हें हम m ऑफ t से पुट करते हैं, वाहक संकेतों को हम c ऑफ t से पुट करते हैं। और जब उनका आयाम मोडुलन होता है, ये मैंने जो साइन दिखाया है यहां पर होता है इनका आयाम मोडुलन, और आयाम मोडुलन से जो तरंग प्राप्त होती है उसको हम कहेंगे आयाम मोडुलित तरंग। यह है आयाम मोडुलित तरंग। तो आयाम मोडुलित तरंग कैसे प्राप्त होगी? मोडुलक तरंग और वाहक तरंग जब आपस में मिलेगी, अध्यारोपित होगी, तो आयाम मोडुलित तरंग प्राप्त होगी, उसको Cm ऑफ t से पुट करेंगे। ये जो आयाम मोडुलित तरंग है, मोडुलन के पश्चात इसकी शक्ति कम हो जाती है। शक्ति को बढ़ाने के लिए हम इसे परवर्धक में से गुजारते हैं, शक्ति परवर्धक कह सकते हैं। परवर्धक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे परवर्धक का काम होता है आयाम को बढ़ाना, तो वो शक्ति परवर्धक, धारा परवर्धक या वोल्टता परवर्धक हो सकते हैं। यहां पर जो परवर्धक हम यूज में लेंगे वो शक्ति परवर्धक होता है, अर्थात जो मोडुलित तरंग है उसकी शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। शक्ति परवर्धक से गुजरने के पश्चात जो तरंग प्राप्त होती है उसे हम भेजते हैं प्रेसी एंटीना में। प्रेसी एंटीना में जो उस तरंग को माध्यम में छोड़ देता है। तो माध्यम में छोड़ने के पश्चात, चैनल में ये गति करने के पश्चात ग्राही तक पहुंचती है। तो अभिग्राही का जो ब्लॉक डायग्राम है वो किस प्रकार का होगा? आयाम मोडुलन में, आयाम मोडुलन में अभिग्राही का ब्लॉक डायग्राम, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। तो यहां से देखिए हमारे पास में ये है एक एंटीना, ये एक एंटीना है। इस एंटीना को हम कहते हैं ग्राही एंटीना। यहां से संकेत प्राप्त होंगे, ग्राही संकेत कह दीजिए, यहां से जो संकेत प्राप्त होते हैं, और ये है ग्राही एंटीना। ग्राही एंटीना, इससे जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वो है ग्राही संकेत, और वो माध्यम से होते हुए हमारे तक पहुंचते हैं, इसलिए वो काफी कमजोर हो जाते हैं और उनका आयाम बढ़ाने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए परवर्धक में से गुजारते हैं। परवर्धक में से गुजारने के पश्चात उनकी जो आवृत्ति है वो उच्च होती है। उच्च आवृत्ति वाले संकेतों को हम निम्न आवृत्ति वाले संकेतों में कन्वर्ट करते हैं। वी मॉड्यूलन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, वी मॉड्यूलेटर उस उपकरण को कहा जाता है। और यहां पर हम जो उपकरण यूज में ले रहे हैं उच्च आवृत्ति वाले संकेतों को निम्न आवृत्ति वाले संकेतों में बदलने के लिए, वो है IF स्तर। IF स्तर का मतलब है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्तर, स्टेज। तो इसके अंदर क्या होता है, उच्च आवृत्ति वाले संकेतों को निम्न आवृत्ति वाले संकेतों में बदला जाता है। फिर यहां पर लगा होता है एक संसूचक जो इस से उत्सर्जित होने वाले संकेतों का संसूचन करता है, पता लगाता है। फिर यदि संकेत फिर से कमजोर हो गए हैं तो हम उन्हें पुनः परवर्धक में से गुजार देते हैं। फिर जो संकेत प्राप्त होंगे वो है मूल संकेत। मूल संकेत अंत में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये है आयाम मॉड्यूलन में अभिग्राही का ब्लॉक डायग्राम। ये था आयाम मॉड्यूलन में प्रेषित्र का ब्लॉक डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लंबी चौड़ी चर्चा कर ली है, काफी लंबा वीडियो हो गया है। और इसमें आप जो मॉड्यूलन सूचकांक है उसको एक बार फिर से समझ लेंगे। AM अपॉन में AC के इक्वल होता है।
इस म्यू का मान जब 0 होता है, म्यू का मान 0 होने का मतलब है मॉडुलन नहीं हो रहा है, मॉडुलन वहां पर उस कंडीशन में मॉडुलन नहीं हो रहा है जब म्यू बराबर 0। और जब म्यू का मान 1 के बराबर या 1 से जब बड़ा होता है तो अति मॉडुलन होता है, अति मॉडुलन। और जब म्यू का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा होता है तो यह है सामान्य मॉडुलन, सामान्य मॉडुलन इसे हम कह सकते हैं, कहा जाता है। तो दोस्तों ये था मॉडुलन में आयाम मॉडुलन की विस्तृत चर्चा। हमने इस वीडियो में मॉडुलन के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है, मॉडुलन क्या होता है, मॉडुलन की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ में हमने देखा मॉडुलन के प्रकार और आयाम मॉडुलन के बारे में विस्तृत जानकारी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और जो कक्षा 12 है, राजस्थान बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, उसमें कक्षा 12 का संपूर्ण सिलेबस के वीडियो हमने तैयार कर लिए हैं। अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। नोट्स के लिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को नंबर बताए हैं, उनके ऊपर व्हाट्सएप करें, नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो कक्षा 12 में 12 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने जो वीडियो तैयार किए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आप किसी टॉपिक के लिए, क्यूरी के लिए यदि कोई वीडियो समझ नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उस पर एक नया वीडियो अब आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।